500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के हर राम भक्त को प्रतीक्षा है, जिसके स्तंभ खड़े हो चुके हैं और कारीगर नक्काशी का काम पूरा कर रहे हैं। 3 मंजिला राम मंदिर की हर मंजिल 20 फीट ऊंची होगी और राम मंदिर इतना विशाल और भव्य कि हर कोई देखता रह जाए। राम मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर सामने दिखाई देगा गर्भगृह का द्वार, जहां कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हैं। यहाँ पर गर्भगृह का जो है वो काम चल रहा है, जो नक्काशी है, जो डिजाइनें हैं, वो आप देखिए यहाँ पर बकायदा काम हो रहा है। राम मंदिर 3 मंजिल का होगा और हर मंजिल 20 फीट की होगी, जिसमें भूतल पर गर्भगृह में श्री राम के बाल रूप विराजित होंगे। वहीं पहली मंजिल के गर्भगृह में श्री राम का दरबार नजर आएगा। इसमें 5 मंडप है, जिसमें पहले मंडप का गुम्बद तैयार हो गया है। गुम्बद तैयार हुआ है। हाँ जी, डिजाइन है काफी खूबसूरत दिख रही है। खूबसूरत है। 10 लेयर का डिजाइन है। इसमें से 5 लेयर में मूर्तियों का काम होता है, जिसको यहीं पे लाके बनाया गया था। राम मंदिर में 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर के साथ 5 उप शिखरों का भी निर्माण हो रहा है और शिखर के नीचे ही मंडप तैयार किए जा रहे हैं। राम मंदिर का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मंदिर निर्माण के साथ ही भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में एक और अध्याय जुड़ जाएगा, जिसका लंबे वक्त से राम भक्तों को इंतजार था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित करने पहुंचे, जिस पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जीवन धन्य हो गया। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर आईबी और सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आईएसआई और लश्कर के आतंकी हमले की फिराक में हैं। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि खतरे को देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा 6 लेयर की होगी, जिसका जिम्मा एटीएस और एसटीएफ के पास होगा। वहीं राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। इसके अलावा आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर जांच एजेंसियां नजर भी रख रही हैं। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। युद्ध को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 35 दिनों से जारी इस युद्ध में हर दिन इंसानियत मरती जा रही है। और माना कि आग सबसे पहले हमास ने लगाई, लेकिन अब इजराइल ने भी फिलिस्तीनियों को जिंदा नहीं छोड़ने की कसम खाई है। इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा के आसमान में बाज की तरह मंडरा रहे हैं और हर एक उस ठिकाने को तबाह करने पर आमादा हैं, जिस पर कभी हमास के आतंकियों का कब्जा होता था। हर बदलते दिन के साथ गाजा पर हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करके ही दम लेगा। और गाजा पट्टी में घुसकर हमास के आतंकियों को मार रही इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली सैनिक हमास आतंकियों से 2-2 हाथ करते दिखे। क्योंकि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में किए गए नरसंहार के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इसलिए जब इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में घुसे तो उन्होंने भी कोई रियायत नहीं की। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें बख्तरबंद गाड़ियां लेकर घुसे इजरायली सैनिकों ने आतंकियों को घेर लिया और फिर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। जान बचाने के लिए हमास के आतंकियों ने इजरायली सैनिकों पर पत्थरबाजी भी की, लेकिन वो ताकतवर हथियारों से लैस इजरायली सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सके और इजरायली सेना की तरफ से किए गए इस हमले में 7 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि उसने 10 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और 20 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़कर हथियार जब्त कर लिए। और इसी बीच इजरायली सेना का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। जब आईडीएफ ने आखिरी वक्त में एक टारगेट के पास बच्चों और आम लोगों को टहलते देखा तो उसने एयर स्ट्राइक रद्द कर दी, क्योंकि ये हवाई हमला अगर होता तो इसमें दर्जनों बच्चे और आम लोग मारे जाते। इसलिए मिसाइल को ब्लास्ट होने से पहले ही आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को रद्द कर दिया। आईडीएफ ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी लड़ाई केवल हमास के आतंकियों से है, आम लोगों से नहीं। हालांकि इस वीडियो के साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें स्कूलों और अस्पतालों को दिखाया गया। इजराइल ने दावा किया कि आतंकी जान बचाने के लिए स्कूलों और अस्पतालों में छिपे हुए हैं और उन्हें आम लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इजराइल हमास युद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इस जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका के युद्धक विमानों ने सीरिया में ईरानी सेना के हथियार डिपो पर बड़ा हवाई हमला किया, जिससे तनाव बढ़ गया, क्योंकि बीते दिनों अमेरिका के 2 F-15 लड़ाकू विमानों ने सीरिया में बमों की ऐसी बारिश की जिसमें ईरान के हथियार बर्बाद हो गए। अमेरिका ने दावा किया कि पूर्वी सीरिया में मौजूद वो हथियार गोदाम ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का था और वहां रखे हथियारों से अमेरिका की सेना पर बीते 3 हफ्तों से हमले किए जा रहे थे। इसलिए अमेरिका ने ईरान के हथियारों को ही तबाह कर दिया ताकि ना रहे हथियार और ना ही हमले किए जा सके।
क्योंकि पश्चिम एशिया में पहले ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सिर्फ एक चिंगारी जंग की आग भड़का सकती है और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद जो तस्वीर बनती नजर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहे अमेरिका और ईरान खुलकर जंग में उतर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती कीमतों पर भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदकर मोटी कमाई की। सरकारी आंकड़ों के हवाले से दी जा रही जानकारी के मुताबिक भारत ने जनवरी से सितंबर के बीच 6.91 करोड़ टन तेल रूस से इंपोर्ट किया, जो शुरुआती 9 महीनों में 43,782 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा गया, जिसमें शिपिंग और दूसरे चार्जेस शामिल थे। इस दौरान इराक और दूसरे देशों में क्रूड ऑयल प्रति टन 47,019 रुपए की दर में बिक रहा था। इस हिसाब से कंपनियों ने करीब 3,200 रुपए प्रति टन सस्ते में तेल खरीदा है। यानी इस साल के पहले 9 महीनों में भारतीय कंपनियों ने रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदकर करीब 22,490 करोड़ रुपए बचाए। चूंकि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए इसका फायदा दुनिया में क्रूड ऑयल के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर भारत ने उठाया और यूरोप की जगह रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया। भारत ने 2020 में रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 2% कच्चा तेल खरीदा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में टोटल सप्लाई 16% हो गई और 2022 में सप्लाई बढ़कर 35% तक पहुंच गई। फिलहाल भारत रूस से अपनी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत की टोटल व्यापार वैल्यू में क्रूड ऑयल का हिस्सा 1/3 है, यानी भारत जो कुछ भी इंपोर्ट करता है उसका करीब 1/3 हिस्सा क्रूड ऑयल होता है। इसलिए रूस के कच्चे तेल से हुए इस मुनाफे से व्यापार घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आएगी। उधर युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर रहे। दिल्ली में ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच 2+2 की बैठक हुई। और इस बैठक के तहत अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। 2+2 की इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. वहीं भारत और अमेरिका के संबंधों को पहले से ज्यादा मजबूत करने और भविष्य में और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. बैठक शुरू होने से पहले ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर में हुए G20 के सफल आयोजन के लिए अमेरिकी सरकार को धन्यवाद दिया।